दिल्ली में बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं, फिर कोटा जाते हैं, सीकर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, आप चिड़ावा क्यों आए? इसी साल की रिपोर्ट एनालिसिस कर लेना 1 महीने बाद में वापस कि सीकर के हालात क्या हैं, जबकि फर्स्ट रैंक भी आ गई है वहाँ। पंचायत का पहला डॉक्टर है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो बोल हिंदुस्तान परिवार की तरफ से। कि सीकर में, कोटा में ड्रग्स के धंधे चल रहे हैं, गोलियां खिलाई जा रही हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, न्यूज़ रोज़ाना आ रही हैं। तो इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए यहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, पर्सनल मेंटरशिप की जाती है बच्चों की। पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, हमें नहीं पता। हमारी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि हम हर पेपर, जैसे पेपर का लेवल है उसे टैकल कर सकें। अब जहाँ 300 स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर बैठे हैं तो समझ सकते हैं कि मतलब टीचर का 1.5 घंटे के अंदर इंटरेक्शन भी नहीं हो सकता। मेन इशू यही होता है कि हम अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, बट कंपेयर करना उस वक्त सही है जब आप सच में फ़ाइट करने लायक हो। आपको हमेशा जो टॉप रैंक पे आ रहा है उसको नीचे खींच के नहीं लाना, आपको उसकी जितनी मेहनत करनी है सिर्फ। अच्छी बात है, हमारे सीकर में शेखावटी फर्स्ट रैंक आई है, खुशी की बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्हीं कोचिंग्स के अंदर 26 हज़ार बच्चे बैठे हैं। 26 हज़ार में से कितने दी वो बताइए ना भाई साहब। एक फैकल्टी से मेंटोरशिप का जो वे है वो हमें सिखाया है चेयरमैन साहब डांगी सर। सीकर के अंदर मैं कल कोई सुन रहा था कि इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है कि कोई कह रहा है कि हम तो दूसरे लोग जो वो गाने गा के भजन सुना के हनुमान चालीसा करके एडमिशन ले लेते हैं, हम ऐसा नहीं करते। फिर वो आरोप लगाते हैं कि जी सीकर को मैंने बढ़ाया, मेरे नाम से सीकर जाना जाता है। फिर वो कहते हैं नहीं जी सीकर इसके नाम से कैसे जाना जाता है। जैसे जेई के अंदर मेंस में अभी रिजल्ट आया था, ऑल झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया था बच्चे ने 99.85 परसेंटाइल के साथ में, जबकि झुंझुनू में सारे बड़े ब्रांड कोचिंग खुले हुए हैं। ऐसा ही पेपर आना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये तो 5-4 साल से सेटअप ऐसा हो गया था कि ईजी पेपर आने लग गया था। इससे पहले नीट का जो पेपर आता था वो भी ठीक ठाक आता था, और एम्स का जो पेपर अलग से हुआ करता था। तो एम्स का पेपर ठीक इसी लेवल का पेपर हुआ करता था जो अभी आया है इस साल। और पेपर ऐसा ही आना चाहिए जिससे मेहनत करने वाला और कम मेहनत करने वाला छट जाए, थोड़े अलग अलग हो जाए। अटेम्प्टेड क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और सबसे मेन बात यह है कि बच्चे को अपनी मेंटल जो कैपेबिलिटी है ना उसको लगातार इम्प्रूव करना चाहिए। फोकस हो चाहे मेडिटेशन हो, वो हेल्प करते हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को जिस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था, नीट 2025, उसका रिजल्ट आ गया है। और आज हमारे साथ वो बच्चे हैं जो नीट 2025 में क्वालिफाई हुए हैं। भले ही उनके रैंक फर्स्ट नहीं आई हो, लेकिन वो आज डॉक्टर बन गए हैं। और रैंक मायने नहीं रखती जब डॉक्टर बनने का सपना हो। आज इनके जज्बे को, मेहनत को हम देखेंगे कि कैसे एक साल इन्होंने मेहनत की, और आज वो फैकल्टी भी हमारे साथ है जो कोटा और सीकर की फैकल्टी नहीं है, एक कस्बे की फैकल्टी है जिनकी मेहनत ने एक साल में इन्हें डॉक्टर बनाया है। डॉक्टर जैसा सपना जो हर परिवार देखता है, आज ये बच्चे डॉक्टर बने हैं। और इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्या नाम आपका? हेमंत राव। हेमंत राव, कैसे देखते हैं कि आज आप डॉक्टर बन गए हैं? एक चिड़ावा जैसा छोटा सा कस्बा, लोग सपने देखने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, कोई कोटा का नाम लेता है, कोई सीकर का नाम लेता है, लेकिन आपने चिड़ावा की MDCL को चुना। कैसे देखते? डॉक्टर बनना मेरे पेरेंट्स का सपना था, तो उसके लिए वो जरिया था MDCL, जिसकी वजह से वो पूरा हुआ आज। तो इसलिए मेरे फैमिली वाले बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ MDCL पूरी टीम को और फैकल्टी को। क्या रैंक आई आपके, कितने नंबर आए आप थोड़ा सा मेरे बताएं? नंबर 566 हैं और मेरी रैंक है 6402। अब मैं चाहता हूं कि जो कैमरे के पीछे हज़ारों दर्शक हैं, जो आप जैसे युवा हैं और जो अब की बार 2025-26 का नीट का पेपर देंगे, वो सोच रहे होंगे कि अब की बार जो डॉक्टर बने हैं वो कैसे बने हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी प्लान था, कैसे उन्होंने सब्जेक्ट को कमांड किया, कैसे उन्होंने पेपर के समय, क्योंकि सबसे बड़ा विषय था, मैं सर से बात भी करूँगा इसमें, क्योंकि पेपर अब की बार टफ आया था पिछले की बजाय। कैसे देखते हैं, कैसे तैयारी? पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, हमें नहीं पता। हमारी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि हम हर पेपर, जैसे पेपर का लेवल है उसे टैकल कर सकें। इसके लिए है ना हमें मतलब कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, चैप्टर को समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, बस रट्टा नहीं मारना चाहिए। आज के जो पेपर आते हैं ना वो आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसलिए हमें मतलब हर चीज़ के मतलब बारीकी जाननी चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में। हाँ, हर सपने के पीछे कई लोगों का हाथ होता है, तो आपकी सक्सेस के पीछे किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है? निसंदेह आपने खूब मेहनत की, आज डॉक्टर बन गए हैं, और आज हर कोई कह रहा है कि भाई डॉक्टर बन गया रे, तो इसके पीछे कौन कौन था? मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स बस। कैसे टीचर्स का क्या माहौल होता है, क्या रोल होता है आपके नज़रों से? आप कैसे देखते हैं कि एक कोचिंग के अंदर, एक संस्था के अंदर टीचर्स का क्या सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है? वो नोट्स पढ़ाते हैं, उनका रोल होता है, वो टेस्ट सीरीज बनाते हैं, उनका रोल होता है, वो क्लासरूम में आते हैं, उनका रोल होता है, ट्रैक्शन रखते हैं, उनका रोल होता है। कैसे देखते हैं? नहीं सर, मैं नहीं मानता। मैं 11th में यहाँ पे आया था, सिर्फ फाउंडेशन के नाम पे आया था बस मैं, क्योंकि मेरे को ये नहीं था कि सपना मैं डॉक्टर बनूँ उस टाइम पे। मैं तो बस ऐसे ही आया था कि एक बार 2 साल है 11th 12th करनी है मेरे को, तो फाउंडेशन था तो उस टाइम पे मैं आ गया।
पर यहाँ के टीचर्स ने, फैकल्टीज़ ने थोड़ा मुझको सा एहसास दिलाया कि मैं कर सकता हूँ, मतलब मोटिवेट किया था। सर नोट्स टेस्ट सीरीज हर कोई बनाता है सर, हर जगह बनाते हैं, पर एक वो माहौल होता है ना, टीचर सपोर्ट करते हैं, वो बताते हैं कि आप कर सकते हो सर, वो साथ मतलब लग के मेहनत करते हैं सर, वो हर जगह नहीं मिल पाता। वो मेरे को चिड़ाव शहर में यहाँ पे मिला है, तो मैं उसके लिए थैंक्स बोलता हूँ। यहाँ के टीचर सपोर्टिव भी हैं, नहीं कहता मैं सपोर्टिव हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं अपने आप को, मतलब हर चीज़, मतलब सभी तरीके से तैयार करते हैं आपको कि आप उसमें जो जंग है उसमें प्रिपेयर हो सकते हो सर आप। मैं चाहता हूं कि आप वो तरीका बताएं, वो मूल मंत्र बताएं जो इस पूरे जर्नी का निष्कर्ष निकलता है कि आपने किस तरीके से तैयारी की, आपका क्या शेड्यूल था, किस सब्जेक्ट को कितना कमांड आपने किया, कितने सब्जेक्ट को कितना समय आपने दिया, वो थोड़ा सा बताएं। सर समय की बात ये नहीं है कि आपका सब्जेक्ट कमज़ोर कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे किसी का फिजिक्स कमज़ोर, किसी का बायो कमज़ोर, उसको उस हिसाब से टाइम देना चाहिए। जैसे किसी का मतलब फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसको कम टाइम दो, मतलब डेली टाइम दो। मतलब ये नहीं कि आज ये पढ़ लिया आज वो पढ़ लिया, वो नहीं होगा। डेली टाइम देके चलोगे ना तभी होगा। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है इस चीज़ में। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि रेगुलरिटी जो हो वो सबसे। आपका क्या नाम है? मनीष। मनीष, आज डॉक्टर बन गया है मनीष। कौन सा गाँव है मनीष आपका? कल्याणों का बास। कल्याणों का बास। बास का एकमात्र डॉक्टर पंचायत का, पंचायत का पहला डॉक्टर है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो बोल हिंदुस्तान परिवार की तरफ से। और आज आपका ये सपना MDCL ने पूरा किया है, उनका सहयोग रहा है। कैसे देखते हैं इस परिवार की, संस्था की मेहनत जो आपके साथ लगी थी लगातार 1 साल 2 साल मेहनत आपने की उसके पीछे? सर यहाँ की मतलब हर चीज़ बहुत, मतलब टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। वो टीचर्स का जो मतलब इंटरेक्शन रहता है बहुत ज़्यादा फेमिलियर रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उनके साथ शेयर करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो वो क्लियर करते हैं अच्छे से। अगर कोई डाउट भी है तो वो एकदम अच्छे से क्लियर करते हैं, डाउट काउंटर या फिर क्लास के अंदर भी हम उससे पूछ सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टीट्यूट से, अगर छोटी मोटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो अच्छे से क्लियर करते हैं। हाँ बताएं। कोई भी प्रॉब्लम मतलब रहने नहीं देते हैं। हर कोई जब बड़ा सपना देखता है तो उसे चाहिए कि अच्छा माहौल हो, अच्छी फैकल्टी टीम मिले, अच्छा एटमॉस्फेयर मिले। और हर कोई चाहता है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं, जैसे UPSC की तैयारी करने के लिए लोग दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, नीट JEE की तैयारी के लिए कोटा जाते हैं, सीकर जाते हैं। तो आपने यहाँ चिड़ावा कस्बा, छोटा सा कस्बा है, एजुकेशन में इतना बड़ा नाम नहीं है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में हम देख रहे हैं और पिछले सालों का रिजल्ट यहाँ का बोलता है कि चिड़ावा भी अब उभर रहा है। इसको आपने कैसे चुना? इसको इसलिए सुना क्योंकि यहाँ पे मेरे गांव से पास है, तो मम्मी पापा के पास रह के, पेरेंट्स के पास रह के मैं करना चाहता था, तो इसलिए इसको चुना था। और यहाँ पे मतलब अच्छी फैसिलिटी थी इसीलिए। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? थोड़ा सा आगे आ जाए दोस्त। आदेश शर्मा। आदेश शर्मा। आदेश शर्मा आज डॉक्टर आदेश शर्मा हो गए हैं। जी सर, बधाई हो आपको। थैंक यू सर। कैसा महसूस हो रहा है, कैसे पता चला आपको रिजल्ट का? सर रिज़ल्ट काफ़ी अनएक्सपेक्टेड, थोड़ा सा आगे आ जाए। रिज़ल्ट काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली डिस्क्लोज हो गया था। जो यूजुअल साइट है उस पर ना आके दूसरी साइट पे आया था। अच्छा। तो शुरू में लगा कि नहीं मे बी फेक हो सकता है, लेकिन इट वाज इट। सही। अच्छा, मतलब भरोसा नहीं था कि ये मैं क्रैक कर पहली जाऊंगा? बार में नहीं हुआ, 2-3 बार, एक बार खोला फिर देखा कि सारी नहीं, details ये सही बताइए, है। आप पेपर जब एग्जाम दे के आए, पेपर से फ्री हो गए, आप आके आंसर की मिलाई होगी, आपको लगा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं लगा था कि एक एक साल attempt और बर्बाद हो गया। और अब फिर हिम्मत टूट जाती है, ऐसा लग रहा था कि अब जो भी मिलेगा ना लेके आगे बढ़ो। लेकिन अब तो आप डॉक्टर बन गए हैं। अब आप उनको बताएं कि जिनकी हिम्मत टूट गई है, वो सोच रहे हैं कि अब मुझे अगला अटेम्प्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मोटिवेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हर टेस्ट के बाद अगर आप सक्सीड नहीं होते तो हिम्मत टूटना जायज़ है, लेकिन उसको सिर्फ इम्प्रूवमेंट से हम आगे लेके जा सकते हैं। अपने पिछले सेल्फ से ज़्यादा बेहतर करना, और आपका पिछला वर्जन ये बोले कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी मेहनत कर सकता था, ये एक ग्रीन फ्लैग है, तो यही करना होगा। आपने डॉक्टर ही क्यों चुना, इंजीनियर क्यों नहीं बने आप? UPSC की तैयारी क्यों नहीं की आपने? हाँ, 10th में मेरे एक्चुअली फुल मार्क्स आए थे मैथ्स में, बट मैंने सोचा मुझे बायो ज़्यादा पसंद है, तो मैंने मैथ्स को ड्रॉप कर दिया था। तो 11th-12th में बायो के साथ PCB पूरा पढ़ा, एंड नेचुरली एक एफिनिटी थी बायो की तरफ जो अल्टीमेटली ह्यूमन की तरफ चली गई, और फिर डॉक्टर। दिल्ली से हैं? एक्चुअली यस। तो दिल्ली से तो लोग, दिल्ली में बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं, फिर कोटा जाते हैं, सीकर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, आप चिड़ावा क्यों आए? सर फैमिली का इशू ये भी है कि कोटा सीकर जैसी जो जगह हैं वहाँ से नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी सुनने को मिलती है, उसका रिस्क लेना और वो फीजिबल नहीं है। तो एक ऐसी शांत जगह, पॉजिटिव जगह चुनो। शुरू में डिस्ट्रस्ट था, ऐसा लगा नहीं था कि एक अच्छा डिसीजन है चिड़ावा आना, बट फ्रूटफुल है। बिल्कुल, बहुत बधाई हो आपको। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी एक मिशन पे आप लगते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन आता है, डिप्रेशन आता है, तनाव आता है, ऐसे लगता है कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अपने साथ वाला बेंच वाला सेलेक्ट हो जाएगा, मैं नहीं होऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, ये ऐसा होता है?
जेन्युइन है, सबके साथ होता है। इससे उभरने का तरीका बता दो। मेन इशू यही होता है कि हम अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, बट कंपेयर करना उस वक्त सही है जब आप सच में फ़ाइट करने लायक हो। आपको हमेशा जो टॉप रैंक पे आ रहा है उसको नीचे खींच के नहीं लाना, आपको उसकी जितनी मेहनत करनी है सिर्फ। अपनी लाइन खुद बनाना। यस, और ये होता रहता है ना, आपका पार्टनर जो आपके साथ बैठता है ना, बेंचमेट, ये मेरा बेंचमेट है वाह, बधाई हो। तो यू नो इट अफेक्ट्स अस। अगर वो गलत है तो मे बी हम भी गलत रास्ते पे जाने वाले हैं, और अगर वो अच्छा है तो मे बी डाउट सॉल्विंग टीचर से पहले यहीं पे हो जाए। तो आप ये भी बता दो जो देख रहे हैं कि अगली बार बेंचमेट भी अच्छा चुनना चाहिए आपको। बिल्कुल अच्छा, बैच अच्छा है और बेंचमेट अच्छा है ना, तो डेफिनेटली दोनों बेंचमेट्स। आपकी कौन सी रैंक आई थी? ऑल इंडिया रैंक 15,000 कुछ है, और कैटेगरी रैंक 1721 है। वाह, बधाई हो आपको। आपका क्या नाम है? ललित डांगी। ललित डांगी। आपके सर का नाम भी सुनील डांगी है। आप तो भाईचारे में आ गए वैसे। परिवार की। अच्छा, परिवार से ही हैं। तो परिवार से अब ये डॉक्टर बनाने शुरू कर दिए हैं। हाँ, कैसा लग रहा है डॉक्टर बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। प्राउड फील हो रहा है? सबसे ज़्यादा प्राउड किसे फील हुआ आप डॉक्टर बने तब? पापा को भी बात है। क्या बोले पापा? पापा को मन क्या बोले पापा आपको? बोले तो नहीं, लेकिन वो खुशी दिखती है चेहरे पे। अच्छा, खुशी दिखी है। खुशी तो आपके गालों पे भी दिख रहा है, आज गुलाल लगा हुआ है, रंग लगा हुआ है। कैसे देखते हैं एक ऐसी एग्ज़ाम जिसके लिए लाखों बच्चे तैयारी करते हैं और इन लाखों बच्चों में से कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं? बड़ा कंपटीशन है, नो डाउट, इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम है, उसमें फाइट करना किस तरीके से चुनौतीपूर्ण देखते हैं? बच्चे देखते हैं तब तो मुश्किल लगता है कि 23 लाख हैं, लेकिन कंपटीशन तो 2-3 लाख में होता है। तो उसको लेके मतलब थोड़ा सा आगे आ जाओ। था कि मतलब हो जाएगा, हम्म। और टीचर्स पे विश्वास था। आप मेरे को थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बताएं, समझाएं, क्योंकि मैं भी आपकी बैकग्राउंड से रहा हुआ हूँ, मैंने भी तैयारी की है। मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने किस तरीके से पढ़ा, किस तरीके से रूटीन बनाया अपना, और आज ये सक्सेस हासिल किया आपने? पढ़ाई तो कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब डेली पढ़ना पड़ता है हर चीज़ को। क्या पढ़ना पड़ता है डेली? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, खुद वो मतलब स्ट्रेस फ्री रखना पड़ता है। वो कोई दिक्कत होती है तो हम यहाँ पे टीचर से डाउट पूछते हैं, मतलब वो कैसे भी कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो टीचर से कभी पूछ सकते हैं। और मैं हॉस्टल में था तो मतलब मेरे को कभी डाउट आते हैं तो सुनील सर से कभी भी किस टाइम पूछ सकते हैं। अब इसमें सबसे मेन रोल किसका मांगते हैं कि गाइडेंस, आपको गाइड बुक मिल जाए, आपको टेस्ट बुक मिल जाए, टेस्ट सीरीज़ लगे लगातार, या फिर आप क्लासरूम में रेगुलर जा रहे हैं? किस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट तो टेस्ट में, टेस्ट जितने ज़्यादा देंगे उतना बेनिफिट है। तो MDCL का टेस्ट सीरीज़ कैसा था? शानदार था। शानदार। सर, अब आने वाले बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले में मैं तो ये कहूँगा कि मतलब कोटा सीकर में जो भीड़ है ना, वो भीड़ नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे तो एक क्लास में 300-400 इतने बच्चे बैठते हैं। यहाँ पे लिमिटेड सीट हैं और जो एटमॉस्फेयर है ना वो शानदार है। क्लासरूम में कितने स्टूडेंट थे आपके? हमारे थे 25 के आसपास थे। 25 के आसपास, बहुत हो। आपका क्या नाम है? डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर आपने तो लगा भी लिया अपने नाम के आगे, डॉक्टर भाई। अभी MBBS भी करना है, 4 साल 5 साल और पढ़ना है। बधाई हो, लेकिन आप वाकई डॉक्टर बन गए हैं। कौन सी रैंक आई आपकी? मेरी कैटेगरी रैंक 3410। तो डॉक्टर साहब आप बताएं कि डॉक्टर बनने का ये सफ़र है ना, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी और कैसे आज आप डॉक्टर बन गए? ये 10th के बाद स्टार्ट हुई थी ये जर्नी। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा, क्यों चाहते थे पिताजी आप डॉक्टर ही बने? वो तो पता नहीं, लेकिन उनका सपना था। आज पूछना घर जाकर कि पापा बताओ, मैं डॉक्टर तो बन गया, अब और कुछ चाहते हो? एक सपना था उनका, वो हो गया कंप्लीट। कौन सा गाँव आपका? मेरा गांव लोहारू। लोहारू। लोहारू से आप चिड़ावा आए, ये रास्ता तो सीकर भी जाता है आगे, और फिर कोटा भी जाता है। मैं कोटा से आया हूँ यहाँ। अच्छा, कोटा छोड़कर आप यहाँ चिड़ावा में आए हैं? जी सर। क्यों? सर वहाँ पे भीड़ एक तो बहुत है, और एक वहाँ ये बैड न्यूज़ भी ज़्यादा ही आती रहती है। हाँ, मैं अभी ना कोटा नहीं गया, तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ तो लगातार ऐसी खबरें सुनता रहता हूँ कि बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, वहाँ के हॉस्टल्स के बारे में, फैकल्टी के बारे में सुनता रहते हैं। आप बताएं, वहाँ देखा क्या माहौल होता है वहाँ पे ऐसा कि आप बच्चे कम हो रहे हैं? क्योंकि लगातार पता चल रहा है कि कोटा से डाउनफॉल शुरू हुआ है। हाँ, अभी मतलब वहाँ बहुत बच्चे कम हो गए हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ जाते हैं डिप्रेशन वगैरह, इनके एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, फिर इसलिए वहाँ भीड़ कम हो गई। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला? नो सर, यहाँ बहुत खुला, कोई डिप्रेशन नहीं है पूरी साल? खुला माहौल है यहाँ, बढ़िया। कोई स्ट्रेस नहीं था? नो सर। किसी टीचर से कोई नोकझोंक नहीं थी? नो टीचर। पक्का? फैकल्टी अब सिलेक्शन हो गया, अब तो बता दो। ना, नहीं था। पक्का? हाँ। बधाई हो आपको। आपका क्या नाम है गुड़िया? राजबाला। राजबाला, अब आप भी डॉक्टर बन गए हैं, आप भी बोल सकते हैं धर्मवीर की तरह डॉक्टर राजबाला। कैसा महसूस हो रहा है कि अच्छा है। कहाँ से हैं आप? खुशी, देवरोड से। देव रोड से। किसका सपना था? आपने कैसे देखा है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, इसी फील्ड में जाना है? पापा का सपना था। सबके पापा का ही सपना डॉक्टर बनने का होता है। डॉक्टर बनना मतलब, डॉक्टर को ऐसे कहते हैं कि धरती पर अगर भगवान का दूसरा रूप है तो वो डॉक्टर होता है, सुना है आपने? तो अब आप दूसरे भगवान बनने जा रहे हो। कैसे देखते हैं स्पेस को? आगे जाकर कौन से डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करना चाहते हैं? वो तो MBBS करने के बाद में आपने अभी भी सोचा होगा ना, मुझे सर्जन बनना है, न्यूरो में जाना है,
किस में जाना? न्यूरो में। न्यूरो में। अब मेरे को थोड़ा सा आप पढ़ाई का शेड्यूल बताएं, क्योंकि मोस्टली अभी हालांकि सामाजिक परिवेश ऐसा हो गया है कि लड़कियां भी शिक्षा में आगे आने लग गई हैं, और अभी तो 6-7 लोग ही हैं, 12-13 लोग थे यहाँ से भी, उसमें भी लड़कियां कुछ चली गई, मैं उनसे बात नहीं कर पाया। आप बताएं कि लड़कियों के लिए चैलेंजिंग होता है पढ़ाई करना और ऐसे कंपटीशन में फाइट करना? मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि घर वालों का सपोर्ट होता है। थोड़ा सा जोर से बोलो। आप डॉक्टर बन गए हो, डॉक्टर वाला आना चाहिए फील अंदर से कि हाँ, मुझे देखो जोर से बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात करके मुझे खुशी हो रही है। अगर घर वालों का और टीचर्स का सपोर्ट मिले तो फिर ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, दोनों लड़के और लड़कियों के लिए बराबर है मेरे हिसाब से। आप अपना शेड्यूल बताएं, आप घर से अप डाउन करते थे? यस। तो आप मेरे को बताएं कि आप कितने घंटे यहाँ स्कूल में रहते थे, और फिर जाने के बाद में आपका क्या शेड्यूल रहता था, कैसे पढ़ते थे, किस सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा समय देते थे, कौन सी गाइड से आप पढ़ते थे, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको ज़्यादा आया, प्रॉब्लम आई तो आपने उसका सोल्यूशन कैसे निकाला? सोल्यूशन तो टीचर्स से ही पूछते थे, और जो सब्जेक्ट ज़्यादा वीक था उस पर ज़्यादा। कौन सा वीक था आपका सब्जेक्ट? ऑलमोस्ट सभी का फिजिक्स ही होता है, मेरा भी था। ये डॉक्टर बनते हैं, उनको फिजिक्स कैसे कमज़ोर लगता है? क्योंकि वो मैथ्स के बच्चे तो मैथ्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स। मैं फिजिक्स वाले सर से बात करूँगा, बताऊँ, पूछूँगा उनसे कि फिजिक्स कैसे कमज़ोर आता है। बिल्कुल, ये थे वो लोग बच्चे जिन्होंने नीट 2025 का सपना साकार किया, और अब इन सब के नाम के आगे डॉक्टर लग गया है। मैं बार बार कहता हूँ कि रैंक मायने नहीं रखती हैं, रैंक इसलिए मायने नहीं रखती कि जब डॉक्टर लगेगा तो सबके आगे डॉक्टर लगेगा, फर्स्ट रैंक वाले के आगे डबल डॉक्टर नहीं लगता है, उसके आगे भी डॉक्टर लगता है। और सबसे अहम भूमिका होती है एक शिक्षक की भूमिका होती है, उस संस्था की भूमिका होती है जिसकी मेहनत, जिसकी तपस्या, उस संस्था का अनुशासन कितना बड़ा है और वो इनके साथ कितना सपोर्टिव रहा है। तो आज मेरे साथ उस संस्था के डायरेक्टर सर मौजूद हैं और ख़ासकर फैकल्टी भी मौजूद है। तो मैं जानना चाहूँगा कि फैकल्टी ने एक साल में कैसी मेहनत की, क्योंकि अपन कहते हैं कि बच्चे पे डिप्रेशन होता है, नहीं भाई, बच्चे पे डिप्रेशन नहीं होता। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता है उस माँ बाप पे जिसने अपने बच्चे को ये सपना देखा है, लेकिन उससे ज़्यादा डिप्रेशन होता है उस टीचर को जो सैकड़ों बच्चों को पढ़ाता है और वो सोचता है कि मेरे क्लासरूम से बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो ये वो फैकल्टियाँ हैं जो इनको पढ़ाती थी। इनका भी जानने का हक है आज, और इनका भी बताने का हक बनता है कि इन्होंने कितना डिप्रेशन देखा, इनको क्या लगा था वाकई में 13-14 सिलेक्शन है वो दे देंगे पहली बार में। सर, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करता हूँ। बधाई हो आपको। सबसे पहले तो आपने इतने डॉक्टर्स बना दिए हैं, इंजीनियर भी यहाँ से आपने बनाए। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर आप? सर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। फिजिक्स पढ़ाते हैं। सर, सबसे पहला सवाल इसका है, फिजिक्स क्यों लगती है बायोलॉजी वाले लड़कों को हार्ड? सर बायो वाले बच्चों को फिजिक्स इसलिए हार्ड लगती है क्योंकि वो मैथ से दूर रहते हैं जी। और जो मैथ वाले जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनके साथ फिजिक्स के साथ मैथ पैरेलली चल रही है। लेकिन जो बायो के बच्चे हैं उनके पास एक फिजिक्स ही ऑप्शन है जिसमें बराबर रेशियो में मैथ होती है, तो उतनी प्रैक्टिस उनकी नहीं हो पाती जितने जेईई वाले कर पाते हैं। तो इस वजह से इनको ये थोड़ा सा हार्ड लगता है। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ ये रेगुलरली अगर फिजिक्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं और डेली बेसिस पे, तो फिर ये इजी हो जाती है कुछ महीनों के बाद। कुछ 3-4 महीने लगते हैं इस गैप को भरने में, और आफ्टर 3-4 मंथ ये फिर इजी लगने लग जाती है। लेकिन शुरू में थोड़ा टफ रहता है क्योंकि फिजिक्स को सीखने के लिए बायो वाले बच्चे को उसमें बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। बेसिक मैथमेटिक्स में डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसमें बच्चों को बहुत डर लगता है। एप्लीकेशन इनमें बहुत डर लगता है, और फिजिक्स पूरी की पूरी इन्हीं के अबाउट घूमती है जो अच्छे लेवल की फिजिक्स होती है। तो इनको सीखने में इनमें टाइम लगता है। अब जो मैथ वाले बच्चे होते हैं वो तो डेली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इसकी, तो उनके लिए वो नॉर्मल हो जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इन्होंने पढ़ाई की, 1 साल 2 साल पढ़ाई की, लगातार वो सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन आप उनको पढ़ा रहे थे, आप में, आपके अंदर भी वो डिप्रेशन आया क्या कभी? टीचर्स को वो डिप्रेशन आता है क्या वाकई में कि यार मेरे बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, क्या होगा, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, क्या होगा? सर अगर टीचर डिप्रेशन लेंगे तो फिर बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हम डिप्रेशन में नहीं होते, लेकिन हम एक कंसर्निंग सिचुएशन में होते हैं। हमेशा कंसर्निंग सिचुएशन में रहते हैं कि आगे रिज़ल्ट कैसे देना है, और इसकी एक लंबी जर्नी है। ये ऐसा नहीं कि मैं एक लाइन में ख़त्म कर दूँ। इसमें जो है कि पहला मतलब जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के कई सारे पिलर्स होते हैं जी। तो उसमें एक पिलर्स की बात मैं करूं कि मोस्टली जो इंस्टीट्यूशन है वो ये कहते हैं कि हमारी बेस्ट फैकल्टी है, हम भी ये कह रहे हैं बेस्ट फैकल्टी है, लेकिन केवल बेस्ट फैकल्टी रखना ही सिलेक्शन का एक कारण नहीं है। उसमें मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे जितने भी फैकल्टी हैं वो पर्सनल लेवल पे बच्चों से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा जो श्रेय है, क्रेडिट, वो मैं अपने चेयरमैन सर डांगी सर को देना चाहूँगा, क्योंकि वो जब भी हमारी मीटिंग होती है तो कंटिन्यूसली, और लास्ट मीटिंग में भी सर ने ये मेंटरशिप वाली बात करी है कि आप लोग बच्चों के साथ केवल एक टीचर बन के ना रहें, उनको पर्सनली गाइड करें, मेंटरशिप शो करें, ताकि वो डिप्रेशन फील ना करे। तो ये मतलब एक फैकल्टी से मेंटरशिप का जो वे है
वो हमें सिखाया है चेयरमैन सर, डांगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आप थोड़ा सा आप आगे आ जाएं, थोड़ा सा आप भी आ जाएं। क्या नाम आपका? अनु मैम, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री। लड़कियां अधिकतर केमिस्ट्री की तरफ ही जाती हैं, मैंने देखा है। क्यों? मेरा तो इंटरेस्ट था, लड़कियों को भी थोड़ा सा मैथ से डर रहता है, फिजिक्स से भी थोड़ा डर रहता है उनको। तो केमिस्ट्री की आप मोस्टली फैकल्टीज़ देखोगे तो वो तो बायो की मिलती हैं या फिर केमिस्ट्री की मिलती हैं। केमिस्ट्री में भी जैसे अपने 3 पार्ट पढ़ते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जिसमें मेरा मतलब ऑर्गेनिक में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं लास्ट 3 ईयर से ऑर्गेनिक पढ़ा रही हूँ। 2 साल मुझे यहाँ पे हो गए कंटिन्यूसली। और देखो, सिलेक्शन में सबका योगदान होता है। मैं मानती हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर हमारे पियून भी काम कर रहा है, उसका भी योगदान है, टीचर्स का भी योगदान है, जो यहाँ पे पेपर्स बना रहे हैं उनका भी योगदान है, बच्चे का भी बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं। सब मिलके बच्चे पे पूरे साल काम करते हैं, तब जाके रिजल्ट निकलते हैं। बिल्कुल मैडम, कैसे देखते हैं क्लास का जो माहौल होता है, आप कैसे सेलेक्ट कर पाते हैं कि भाई कौन बच्चा है, किस पे अपने को कमांड ज़्यादा रखनी है, या फिर MDCL सबको बराबर देखता है, सबको एक नज़र से देखता है? मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। जैसे मान लो फर्स्ट डे मैं किस क्लास के अंदर गई, तो मेरे लिए सब बच्चे इक्वल हैं, मैं सबको सेम पढ़ाती हूँ, मैं किसी को स्पेशली ट्रीट नहीं करती हूँ कि नहीं ये अच्छा है ये बुरा है। पर जब लगातार आप 10-15 दिन क्लासेस लोगे, बच्चे का रिस्पॉन्स आएगा। मान लो बच्चे को होमवर्क दिया करने के लिए, तो बच्चे होमवर्क करके लाते हैं, क्वेश्चंस आके पूछते हैं, डाउट काउंटर पे आते हैं, तो फिर पता चलता है कि भाई इस क्लास में ये बच्चे अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो फिर एक अलग कनेक्शन होता है उस बच्चे से जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है। हम अपनी तरफ से कुछ भी डिफरेंसेशन नहीं करते बच्चे के अंदर कि नहीं ये अच्छा कर रहा है ये बुरा कर रहा है। जो बच्चे अपने एफर्ट्स डालते हैं उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा फिर जो अच्छा कर रहा है उस पर थोड़े आउटपुट ज़्यादा डालने लग जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और जो ऐसी शख्सियत आप जो निकालते हैं, उभारते हैं, लगातार आप लाएं। और अब की बार तो आपके पास चैलेंज है कि अब 13 किए, अब इसको 26 करना है और 52 करना है फिर आपको आगे। तो ये टीचर्स थे जिनसे बात की, लेकिन अब उन 2 शख्सियतों से भी मैं बात करना चाहता हूँ। और रिश्ते में मैडम है, अर्धांगिनी है सर की, और सर लगातार शिक्षा से जुड़े हुए हैं। सौभाग्य से मैं इनके सानिध्य में पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन आज मेरा पैसा ये है, वरना मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर लग जाता। सर आपको सबसे पहले तो बधाई हो, इतना बेहतरीन रिजल्ट आप एक कस्बे से निकाल कर लाए हैं। और आज वाकई आपने चिड़ावा का नाम सर आपने भी रोशन किया है, क्योंकि लोगों की उम्मीद होती है कि हमारे बच्चों को हम सीकर डालेंगे, सीकर की फला इंस्टीट्यूट में डालेंगे, कोटा में डालेंगे, और आप तो खुद वहाँ गए हुए हैं, पढ़ा के आए हुए हैं। कैसा माहौल था वहाँ का और यहाँ का, क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? देखो, माहौल की बात है तो बच्चों से आपने पूछा है, फैकल्टी से पूछा है, और माहौल यहाँ बहुत ही शांत माहौल है, खुलापन है बच्चों के पढ़ने के लिए। छोटे क्लासरूम्स हैं। शिकर कोटा में आप जाओगे तो 300 बच्चों को बिठा के रखते हैं क्लास में। अब जहाँ 300 स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर बैठे हैं, तो समझ सकते हैं कि मतलब टीचर का 1.5 घंटे के अंदर इंटरेक्शन भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, मतलब 1 मिनट एक बच्चे को नहीं दे सकता टीचर पर्टिकुलर, अपन डिवाइड करें तो टाइम। और कैसे वो जजमेंट करेगा, कैसे उसको वो जस्ट एक टीवी की तरह से पढ़ा करके और वापस आ जाता है। ऑनलाइन क्लास हो गई है। ऑनलाइन क्लास हो गई है। किसी को लेना है कुछ से कुछ तो वो ले लो, बच्चा नहीं ले पाता है तो नहीं ले पाता है, इतनी सी बात है। और उसके अलावा फिर उस भीड़ के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत आ रहे हैं। हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते हैं, कोई पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं कि शिकर में, कोटा में ड्रग्स के धंधे चल रहे हैं, गोलियां खिलाई जा रही हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं बच्चे, सुसाइड कर रहे हैं, न्यूज़ रोज़ाना आ रही हैं। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए यहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। पर्सनल मेंटरशिप की जाती है बच्चों की। और आज 13 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। शुरुआती सालों में रुझान है। और मैं आपको सर ये भी बताइए कि कितने में से हुए हैं, ये जरूरी है। 46 बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें से 13 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो एलिजिबल थे एज वाइज। और इतने बच्चों में से 13 बच्चों का सिलेक्ट होना, ये परसेंटेज आप देखिए लगभग 30% के आसपास का सिलेक्शन रेशियो है। जबकि 23 लाख बच्चे नीट में बैठे थे और सेलेक्ट तो 23,000, 26,000, 27,000 होते हैं। तो उसके अंदर से अपन देखें तो 1% का सिलेक्शन रेशियो है ऑल ओवर इंडिया का, और यहाँ का 30%। बिल्कुल। और देश दुनिया की बड़ी कोचिंग है जो जितनी भी हैं। अब शिकर में अच्छी बात है, हमारे शिकर में शेखावटी फर्स्ट रैंक आई है, खुशी की बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्हीं कोचिंग्स के अंदर 26,000 बच्चे बैठे हैं। 26,000 में से कितने दिए वो बताइए ना भाई साहब। वो आप बोल रहे थे अभी कि डॉक्टर तो एक ही डॉक्टर लगेगा, चाहे रैंक फर्स्ट आए चाहे 5,000 आए। डॉक्टर तो डॉक्टर बन गया, ठीक है, अच्छी कॉलेज मिल जाएगी उसको बधाई है। लेकिन बाकी 26,000 का क्या है भाई साहब? 26,000 में से 2600 दे दिया आपने तो कितना % सिलेक्शन रेशियो हुआ? 26,000 में से 2600 दे दिए तो कितना सिलेक्शन रेशियो हुआ आपका? हैं 10% भी नहीं हुआ। तो कहाँ 30%, कहाँ 10%? कहाँ 30% और कहाँ 10%? यही 30। ये बात पेरेंट्स क्यों समझ में नहीं आती कि पेरेंट्स भागते हैं। 2600 भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। 2600 भी है नहीं। हाँ, वो तो मैं अभी इंटरव्यू करके आ रहा हूँ। हाँ, तो 2600 है नहीं, ठीक है ना। 1600 भी मिल जाए तो बड़ी बात है, ठीक है। तो 26,000 बच्चों में से ये, और यहाँ ये सिलेक्शन रेशियो है। और आप देख रहे हो यहाँ बच्चे कोटा भी पढ़ के आए हुए हैं। 1-2 बच्चे जो हैं दिल्ली से भी बच्चा आकर के यहाँ पढ़ा, दिल्ली से 12th किया, यहाँ आकर के पढ़ा है।
फर्स्ट ईयर ये जो बच्चा टॉप किया इसने 12th के साथ ही अचीवमेंट हासिल किया है। ये सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी बात है, वो बच्चे ने 12th के साथ अचीवमेंट हासिल किया है इन्हें। तो ये इस तरह के रिजल्ट्स आना ये सारी फैकल्टी की मेहनत है और एक सिस्टम ऐसा बन चुका है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाली 1-2 साल में आप रैंक्स देखना है यहाँ की, क्योंकि उनके पास बच्चा 6 से पढ़ करके आ रहा है, तो 6, 7, 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन पढ़ करके हमने तो स्टार्ट ही 2 साल पहले किया है। उन संस्थाओं को सर समय भी लंबा हो गया, 18 साल, 30 साल का अनुभव हुआ है। लेकिन हम 1-2 साल में ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ये मैं आपको ऑन कैमरा पे बधाई हो आपको, थैंक यू। क्योंकि जब हमने स्कूलिंग स्टार्ट किया था तब भी 2015 में हमने स्टार्ट किया था, और उसके बाद बैक टू बैक मतलब कितनी मेरिट दे दी है, स्टेट टॉपर दिए। इस साल भी 10th बोर्ड के रिजल्ट में 99% के साथ में प्रियांशी सैनी ने 5वीं राज्य मेरिट प्राप्त किए। इससे पहले आपने इंटरव्यू किया था पिलानी की जो बच्ची थी तनुप्रिया, ऑल राजस्थान की फर्स्ट रैंक उसने हासिल की थी, आज वो बिट्स पिलानी के अंदर पढ़ रही है। उसी के साथ में विनय सैनी था, 2nd रैंक थी उसी साल, फर्स्ट और सेकंड दोनों रैंक हमारी थी राजस्थान की टॉप रैंक्स। और उससे नेक्स्ट ईयर जिज्ञासा चौधरी की जो रैंक थी वो 2nd रैंक थी, ऑल राजस्थान 2nd टॉपर थी। इस तरह के रिजल्ट कई बार शेखावाटी टॉपर दिए हैं, झुंझुनू टॉपर्स बच्चों ने दिए हैं। तो इस तरह की रैंक्स स्कूलिंग में आ गई। 10 साल पहले तो ये भी भरोसा नहीं था कि स्कूलिंग में ऐसा होगा क्या। बिल्कुल। और मैं आज वही बता रहा हूँ आपको, वही रैंक्स उसी क्रम में उससे भी तेज स्पीड से, क्योंकि अब तो हमारे पास एक बेस बन चुका है, स्कूलिंग का बेस था हमारे पास, तब तो कुछ नहीं था। बिल्कुल। अब वही रैंक्स आपके पास बहुत जल्दी आने वाली है यहाँ पे चिड़ावा की इस धरती से। सर आप इस संस्था के और डायरेक्टर, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि सिक्कर के अंदर मैं कल कोई सुन रहा था कि इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है कि कोई कह रहा है कि हम तो दूसरे लोग जो गाने गा के भजन सुना के हनुमान चालीसा करके एडमिशन ले लेते हैं, हम ऐसा नहीं करते। फिर वो आरोप लगाते हैं कि जी सिक्कर को मैंने बढ़ाया, मेरे नाम से सिक्कर जाना जाता है। फिर वो कहते हैं नहीं जी सिक्कर इसके नाम से कैसे जाना जाता है, सिक्कर तो पहले से ही था। इस तरह की कंट्रोवर्सी जो वहाँ चल रही है, जब इतने पढ़े लिखे और विद्वजन जो हैं वही आपस में इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, इस सारी चीज़ के अंदर पीछे का कौन? आखिर स्टूडेंट का नुकसान होगा इन चीज़ों के अंदर। इस तरह के माहौल वहाँ अभी से सेटअप हो रहे हैं, तो बच्चों के डिप्रेशन और उन चीज़ों पे ख्याल करने वाली तो बात ही नहीं रही। फिर जब इस तरह का माहौल वहाँ पे क्रिएट करने लग गए हैं, वो खुद डायरेक्टर्स इस तरह के स्पीच दिए हैं, मैंने कल ही सुना है, जहाँ टॉप रैंक्स आई उन डायरेक्टर्स ने स्पीच दिया है। और लास्ट ईयर कुछ और कोचिंग्स में टॉप रैंक्स थी, आज उनमें वो टॉप रैंक्स गायब है, टॉप 100 में भी नहीं है वो कोचिंग्स जो थी सिक्कर की, जिनमें लास्ट ईयर फर्स्ट रैंक थी, और इस साल वो टॉप 100 में भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि वो कहाँ गए फिर वो, तो वो कहीं ना कहीं पिछले साल का रिजल्ट जो लोग चर्चा कर रहे थे है कहीं ना कहीं लेकुना में, तो वो चीज़ सामने आ रही है। सिलेक्शन रेशियो जो सिक्कर के हैं बहुत कम है, ठीक है फर्स्ट रैंक आ गई है, बढ़िया बात है, लेकिन उसको हटा करके आप देखोगे ना एक बार, तो लास्ट ईयर की तुलना में इस साल ड्रास्टिकली कम हुए हैं उनके सिलेक्शन। बिल्कुल। और बच्चे मैं देख रहा हूँ कि अब कोटा से निकल भी रहे हैं। जैसे कोटा पहले एजुकेशन का हफ्ता है, IIT JEE का एक इनाम होता था हिंदुस्तान में, सबसे पहले कोटा को देखते थे, लेकिन वहाँ डाउनफॉल हुआ। तो क्या आने वाले समय में सिक्कर में भी ऐसे हालात जो आप अभी बात कर, अभी बता रहा हूँ, इसी साल देख लेना आप, इसी साल की रिपोर्ट एनालिसिस कर लेना 1 महीने बाद में वापस कि सिक्कर के हालात क्या हैं, जबकि फर्स्ट रैंक भी आ गई है वहाँ, लेकिन वो एक कोचिंग में आ गई है, अदर्स में क्या माहौल रहा, खत्म बिल्कुल पूरी। सर मैं ये एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप डायरेक्टर हैं, आप सब पे कमांड रखते हैं, सबको निगरानी में रखते हैं कि कैसे संस्था को आगे चलाना, कैसे संस्था में अनुशासन होता है, लेकिन साथ साथ में आप क्लासरूम में भी जाते हैं, क्लास में पढ़ाते भी हैं फिजिक्स की फैकल्टी के तौर पर। कैसे देखते हैं दोनों चीज़ों को हैंडल करना, और एक संस्था का क्या रोल होता है अनुशासन, मैनेजमेंट, इन सब चीज़ के अंदर बच्चों के इस भविष्य के लिए? संस्था का तो बहुत बड़ा रोल होता है, एज ए मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा रोल होता है, एज ए फैकल्टी भी बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं खुद फैकल्टी भी हूँ, तो उससे मेरे को सारी फीलिंग्स और वाइब्स आती रहती हैं कि फैकल्टी अभी क्या समझ रही है, बच्चों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बच्चे क्या चाह रहे हैं, फैकल्टी क्या चाह रही है और मैनेजमेंट क्या चाह रहा है। आज सर एक छोटी सी भूमिका एक साथ अदा करता हूं। छोटी सी बात बताओ, क्लासरूम अच्छा लगता है या मैनेजमेंट कुर्सी चेयर अच्छी लगती है चेयरमैन वाली? मेरी चेयरमैन कुर्सी नहीं है अभी ना, मैंने तो अभी बनवाया है ऑफिस मेरा, इससे पहले ऑफिस ही नहीं था, मैडम बैठते हैं, सबको पता है इस चीज़ का। तो ये तो कहने की बात नहीं कि क्लासरूम अच्छा लगता है, कैमरे के पीछे बहुत से लोगों को नहीं पता। नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो क्लासरूम ही अच्छा लगता है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना, उनको पढ़ाना, और जिस लेवल तक उनको लेके जाते हैं। जैसे JEE के अंदर बेंच में अभी रिजल्ट आया था, ऑल झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया था बच्चे ने 99.85 परसेंटाइल के साथ में, जबकि झुंझुनू में सारे बड़े ब्रांड कोचिंग खुले हुए हैं, 5-5, 6-6 साल से फ्रेंचाइजियाँ आ गई हैं, फ्रेंचाइजियाँ आ गई हैं सबकी। फ्रेंचाइजियाँ नहीं, खुद ब्रांड आए हुए हैं, फ्रेंचाइजी नहीं। आप जो कोटा की सबसे बड़ी कोचिंग की बात करें, उसका ब्रांड झुंझुनू में खुला हुआ है 5-6 साल से, ठीक है ना। और दिल्ली की सबसे बड़ी जो कोचिंग है, उसका ब्रांड झुंझुनू में 5-6 साल से खुला हुआ है। ये सारे ब्रांड खुद आए हुए हैं, फ्रेंचाइजियाँ तो हैं ही अलग से, 4-5 फ्रेंचाइजियाँ भी 4-5, प्रत्येक की 4-5, लेकिन खुद बड़े ब्रांड भी आए हुए हैं, और उनमें भी वो सिलेक्शन रेशियो है ही नहीं, इतने 13 सिलेक्शन ही नहीं मिल रहे हैं मुश्किल से ढूंढने पे उनके, और यहाँ एक जगह मिल रहे हैं, एक जगह मिल रहे हैं। तो ये झुंझुनू जिले की तो हम बात करें, तो झुंझुनू जिले में तो हमारा कोई कंपटीटर है ही नहीं।
हम तो बात सिक्कर से कर रहे हैं और सिक्कर में आने वाले 1-2 साल में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रिजल्ट उनके कंपेयर में आने वाले हैं। अब मैं उस सवाल पे आता हूँ कि पिछली बार जब रैंक आई थी कई बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए, फिर वो कंट्रोवर्सी में भी रहा वो रिजल्ट, लेकिन अब की बार पेपर ही कंट्रोवर्सी में रह गया कि बहुत हार्ड पेपर आ गया, कंसेप्ट ज़्यादा आ गए थे। आप कैसे देखते हैं कि नीट जो इंडिया की टॉप मोस्ट एग्जाम ऐसी है, तो क्या ऐसे स्टैंडर्ड आना चाहिए पेपर में या फिर जो पहले पेपर था वैसे पेपर होना चाहिए? देखो बिल्कुल ऐसा ही पेपर आना चाहिए और मैं आपको बताना चाहूँगा ये तो 5-4 साल से सेटअप ऐसा हो गया था कि इजी पेपर आने लग गया था। इससे पहले नीट का जो पेपर आता था वो भी ठीक ठाक आता था और एम्स का जो पेपर अलग से हुआ करता था, तो एम्स का पेपर ठीक इसी लेवल का पेपर हुआ करता था जो अभी आया है इस साल। और पेपर ऐसा ही आना चाहिए जिससे मेहनत करने वाला और कम मेहनत करने वाला छट जाए, थोड़े अलग अलग हो जाए। अब सबके 720 आ रहे हैं, एम्स दिल्ली में जाने के लिए सीट नहीं मिली 720 वाले को। पिछली बार तो 550 500 आए थे, वो तो डॉक्टर ही नहीं था, नहीं बनता वो उसको तो ऐसे देख रहे थे कि भाई 650 वाले ही नहीं थे, 550 कहाँ 650 वाले ही नहीं थे, कट ऑफ 650 पे रह गई थी। तो स्थिति ये थी, तो बच्चा छट जाए, मतलब मोरल भी डाउन हो रहा था, मोरल डाउन हो रहा था, वो सारी चीज़ें होती हैं। और सिलेक्शन तो रैंक से होना है, पेपर हार्ड और इजी आने से तो सिलेक्शन होना नहीं है, जिसकी रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होना है। गवर्नमेंट को MBBS में 55,000 60,000 सीटें लेनी है तो वो लेनी है, वो तो रैंक से आएंगी, वो चाहे पेपर हार्ड आए चाहे ईजी आए। लेकिन आप मानते हैं आने से एक टीचर की क्वालिटी और एक बच्चे की क्वालिटी निखर करके सामने आती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। मैडम आज शायद आप कैमरे के सामने, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ कि आप बोलने के लिए तैयार हुए। मेरी काफ़ी दिनों से ये जिज्ञासा थी कि एक संस्था को चलाने के लिए आप सर के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो कैसे ये सफ़र आपने ज्वाइन किया इनके साथ? पहले तो सर अकेले ही थे? देखो, जब परिवार में ये चीज़ें होती हैं, घर में ये चीज़ें होती हैं, तो मन तो सबका ही करता है कि मैं भी साथ में रह के सपोर्ट करूँ। जी। तो मेरी भी इच्छा थी कि चलो मैं भी सर के साथ में रह के सपोर्ट करूँ। तो MDCL का माहौल कैसे है, कैसे मैनेजमेंट को आप देखते हैं? यहाँ के बच्चों का माहौल, जो पेरेंट्स इस भरोसे के साथ छोड़ के जाते हैं अपने बच्चों को, नौनिहाल लोगों की, भाई यहाँ संभाल लेंगे हमारे बच्चों को, खासकर लड़कियों को जब हॉस्टल में छोड़ते हैं तब कि हाँ यहाँ मेंटरशिप करने के लिए मैडम है, संभाले। कैसे, क्या चुनौतियाँ आई आपको पूरी साल में अगर बात करें? चुनौतियाँ तो काफ़ी रहती हैं सर, मतलब ये मानो कि स्टडी के लिए भी सारी फैकल्टी भी देखती है और बहुत क्लोज रहती है सारी फैकल्टी बच्चों की। इसी वजह से आज ये सिलेक्शन है, ये रिजल्ट है सर, सारी फैकल्टी बच्चों से क्लोज थी। और दूसरी बात हॉस्टल का है, तो हॉस्टल का मैं भी खुद भी देखती हूँ सर, वैसे वार्डन भी रहती हैं और गर्ल्स का बॉयज़ का दोनों का हॉस्टल देखती हूँ सर। आज किसी मैडम भी बच्चे को किसी तरीके की दिक्कत होती है तो उस टाइम पे तुरंत सॉर्ट आउट करना, उनसे मिलना, गार्जियन से बात करना, सब चीज़ें करती हूँ। आज मैडम मैं जब सीकर और जयपुर में जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, तो वहाँ देखता हूँ कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए उसकी मम्मी को या दादी को या किसी भी सपोर्टिव इंसान को वहाँ आना पड़ता है और बहुत मुश्किल होता है कि अगर चिड़ावा से भी कोई बंदा 100 किलोमीटर वहाँ दूर रहे तो नहीं मन करता कि अपने बच्चे को अकेला वहाँ छोड़ा जाए। तो उसको देखते हुए क्या चिड़ावा बेहतर विकल्प बना पाएगा आने वाले समय में? बिल्कुल बना पाएगा सर। हम जैसे लोग बैठे हैं ना चिड़ावा में सपोर्ट करने के लिए, कहाँ ज़रूरत है गार्जियन को यहाँ आने के लिए, और हमारे पास में इतना अच्छा हॉस्टल चल रहा है सर, उसमें भी हम बच्चों को इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, तो गार्जियन की ज़रूरत नहीं है सर, हम खुद ही सपोर्ट काफ़ी कर रहे हैं। कई बच्चों की मम्मियाँ हैं, माताएँ हैं, वो ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं मैं वहाँ जाके सीकर जाके बच्चों को पढ़ाऊँ या फिर कोटा जाकर बच्चों को पढ़ाऊँ, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब घर से मतलब मुक्त होना है, घर से पीछा छुड़वाना है, उनका तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और बाकी मतलब ये मानो कि बच्चों को वहाँ डाल रहे हैं तो एक अंधेरे में डाल रहे हैं सर बच्चों को। अब जैसे सीकर कोटा की क्लासेज हैं, उनमें बच्चे फ़ोन यूज करते हैं, अनुशासन नहीं रहता है, बड़ी क्लासेज हैं। हमारे पास में एक लिमिटेड बच्चे हैं और इतना अच्छा अनुशासन रहता है एज ए स्कूल की तरह से। हमारा कोई भी बच्चा मोबाइल यूज नहीं लेता है। तो आजकल के सबसे ज़्यादा गार्जियन मोबाइल से परेशान हैं। गार्जियन सभी चाहते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल से दूर रहे, तो हमारे पास में वो इन्वायरमेंट है सर। हमारे यहाँ पे कोई भी बच्चा मोबाइल यूज नहीं लेता है सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो तमाम शिक्षक थे, संस्था के डायरेक्टर, और ख़ासकर वो बच्चे जिनका सपना था डॉक्टर बनने का। और कहते हैं कि शिक्षक वो जौहरी होता है जो हीरे की चमक को पहचान जाता है। बिल्कुल, मैं इंट्रो ख़त्म ही करा था। सर आप आगे हैं ना थोड़ा सा, क्या नाम है सर आपका? अमित जाखड़। अमित जी, बायोलॉजी वाला तो जब नीट में अपन आते हैं तो सबसे फेवरेट टॉपिक हो जाता है बायोलॉजी। कैसे देखते हैं इसमें भी आपको चुनौतियाँ आती हैं कि यार मेरा रिजल्ट तो सबको फेवरेट है ही रह जाएगा? या सर चुनौतियाँ आती हैं इसमें भी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी बच्चा बायो में सबसे ज़्यादा फील करता है। अच्छा। और बायो लास्ट में धोखा भी दे देती है। बेवफा है। ऐसा है सर कि बच्चा ये मान के चलता है कि बायो में मैं इतना स्कोर कर ही लूँगा या फिर इतने टाइम में पेपर अटैम्प्ट कर ही लूँगा, बट पेपर के टाइम पे ऐसा जनरली देखा है मैंने
कि जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था वो भी अच्छे से नहीं कर पाए, या बहुत माइनर मिस्टेक के चलते क्वेश्चन गलत कर दिया। सर आप थोड़ा सा उन बच्चों को बताएं जो अब अगले सेशन में एग्ज़ाम देंगे, कि वो पेपर देने के समय बहुत से बच्चे हैं कि जिनकी क्लासरूम में अच्छी रैंक्स आती हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब वो पेपर देने बैठते हैं तब उनसे कहीं ना कहीं चूक हो जाती है सिलेक्ट करने में कि कौन सा पेपर करूँ, क्वेश्चन सेलेक्ट करने में कौन सा क्वेश्चन करूँ, किस में टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा वो बताएं आप मेरे को। सर पेपर के टाइम पे सबसे मेन काम आता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जब कोचिंग में बैठे हो तब किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करते हो। पैटर्न जो बना लिया उसे फोकस के साथ पूरा करना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में इजी स्कोरिंग है, क्योंकि क्वेश्चन तो 4 नंबर का है, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे बायो का हो, तो मेरा पर्टिकुलरली ये मानना है जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला सब्जेक्ट है उसको पहले करके और कम से कम एरर के साथ पेपर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नीट में एक अटेम्प्टेड क्वेश्चन 5 नंबर का हो जाता है। अगर वो ठीक हो गया तो 4 दे जाएगा और एक गलत हो गया तो 1 ले जाएगा। ऊपर से टाइम और इन्वेस्ट कर दिया आपने तो 6 का मान लो आप। तो अटेम्प्टेड क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और सबसे मेन बात यह है कि बच्चे को अपनी मेंटल जो कैपेबिलिटी है ना उसको लगातार इम्प्रूव करना चाहिए। फोकस हो चाहे मेडिटेशन हो, वो हेल्प करते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर पेपर के टाइम पे हाथ कांपने लगे, और मार भरते टाइम ऊपर नीचे हो गई, और कई बच्चों से तो गलत भी हो जाती है, गलत हो जाती हैं कई बार। और ऐसा नहीं है कि बच्चे में कमी थी, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर 30-40 कम आ जाते हैं इसी चक्कर में, और कई बच्चे बिल्कुल फ्री माइंड से या फिर जो मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। तो सिर्फ नॉलेज एक मापदंड नहीं है, पेपर में उस टाइम पे आपका कितना एफर्ट लगा है वो इम्पॉर्टेंट है। और होप रखनी चाहिए, 1-2 क्वेश्चन अगर डायरेक्टली नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, अगले पे बढ़ना चाहिए और जल्दी बढ़ना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया, होप बताए, और ये होप मैं भी रख रहा हूँ आपसे कि अगली बार आप ये 13 की जगह 26 कर दें। बिल्कुल सर, हाँ आ जाए। सहयोग से ये अशोक है, हम दोनों एक साथ पढ़े हुए हैं, आज ये पढ़ा रहा है और मैं इससे ये पूछ रहा हूँ कि तुम क्या पढ़ा रहे हो, तो बताइए कि तुम क्या पढ़ा रहे हो। जो अपने सर पढ़ाते थे फिजिक्स मतलब सर के ही कदमों पे चले। हाँ, उसी समय जब ये 12वीं में पढ़ा रहे थे तभी फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था जी। तब उसके बाद कॉलेज सब्जेक्ट ही नहीं, सर भी फेवरेट बन गए थे। हाँ, सर तो फेवरेट हैं अपने। तो उसके बाद कॉलेज गए थे, तब वहाँ पे भी जब पढ़ रहे थे तब भी इसी सब्जेक्ट की याद आती थी, और वहाँ पे कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को, तो उनको भी फिजिक्स और मैथ ही पढ़ाता था मैं। अच्छा। और फिर यहाँ आया, सर को ज्वाइन किया, तो मैं बोला सर को मैथ पढ़ाऊँगा, सर ने बोला नहीं भाई आप फिजिक्स पढ़ाओ। तो सर ने फिर लास्ट में वो कहते हैं ना कि जो जोहरी को परख होती है कौन सा हीरा चमकता है और कौन सा हीरा ज़्यादा मोल देके जाएगा, तो उन्होंने परख कर ली थी कि ये फिजिक्स में अच्छा करेगा। जी बिल्कुल, इन्होंने परख कर ली थी उस दिन। तो फिजिक्स कितना टफ सब्जेक्ट मानते हैं अशोक, कि कैसा ऐसे एग्जाम्स में हर सब्जेक्ट अपनी एक अहमियत रखता है, और जैसे सर ने बताया कि सब नंबर सेम है, वो भी 4 नंबर ही दे के जाएगा, फिजिक्स भी 4 नंबर ही दे के जाएगा, लेकिन नीट में बच्चे अक्सर फिजिक्स को टफ मानते हैं। मैंने पिछली बार बात भी की है, अली सर ने आपको बताया भी। देखो सब्जेक्ट ऐसे टफ नहीं है ये, थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि बच्चे को इमेजिनेशन लेवल लेके जाना पड़ता है क्वेश्चन को, मतलब उसको सिचुएशन को समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं ये नहीं समझता कि अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चा क्वेश्चन की सिचुएशन को समझ लेता है, तो अगर वो स्लोली कर भी रहा है ना फिजिक्स को, मान लो अभी वो स्टार्टिंग में 45 में से 20 या 25 क्वेश्चन कर रहा है, अगर वो सिचुएशन को समझ रहा है तो धीरे धीरे उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी, तो शायद उसके लिए वो सब्जेक्ट और आसान हो जाएगा। हो सकता है कि उसको समझने में प्रॉब्लम आती है बच्चे को, उसमें मेन कारण ये भी मान लो मैथ होती है, सब्जेक्ट को मतलब क्वेश्चन सोल्व करने में मैथ मानता हूँ मैं, तो प्रॉब्लम ज़्यादा जो होती है और कोई नहीं है। और एक बच्चे को किस तरीके से आप मानते हैं कि आपने भी ये दौर देखा ही है, आप पढ़कर यहाँ आए हैं, कैसे क्या डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन आए तब क्या करें, उस तनाव से कैसे मुक्त हों और कैसे फिर दोबारा पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए बच्चे के लिए? जी, बच्चे के लिए पहली बात मैं तो ये कहता हूँ, बच्चे डिप्रेशन नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है। देखो हाँ, ये हो सकता है कि तू थोड़ा कम पढ़ा है कुछ दिनों से और थोड़ी सी तेरे को अगर टेंशन हो गई है, तो उस वजह से तू हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि शायद मेरा नहीं होगा, तो बस वो एक विचार हो सकता है। वो डिप्रेशन नाम की तो मैं तो कोई चीज़ मानता नहीं हूँ कि भाई डिप्रेशन होता है कुछ। बाकी एक फेज़ होता है जिसमें बच्चे को ऐसा लगता है कि शायद मेरा नहीं होगा, उस फेज़ में अगर टीचर है उसको मोटिवेट रखता है, थोड़ा मेंटरशिप कर देते हैं, जैसे हम करते भी हैं हमारे बच्चों को, तो वहाँ से उस फेज़ से फिर वो निकल जाता है। तो ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये बच्चे, बाकी ये बच्चे टैलेंटेड है सर, बिल्कुल। ये बच्चे ऐसे हैं कि जैसे इनको जो बात बताएंगे, जो करने के लिए कहेंगे, वो ये कर लेते हैं। जैसे अगर इनको ये कहा जाएगा कि यार आज तुम्हें एटलीस्ट, जैसे सर ने कई बार कहा इनको नाइट आउट करो भाई तुम, हमारे एक चलता है इधर,
तो इन्होंने नाइट आउट भी किया सैटरडे नाइट, मतलब पूरी रात पढ़ा भी है इन लोगों ने। और हाँ, जैसे इनको अगर कह दिया कि तुम्हारी स्टडी आवर 8 घंटे होनी चाहिए तो 8 घंटे भी रखते हैं। अगर इनको कुछ DPP दिए सोल्व करने के लिए, पूरी DPP को भी बहुत अच्छे से किया है, तो मतलब ज़्यादा बच्चा बहुत ही अच्छा होता है तो वो कर लेता है। बिल्कुल सर, मैं एक सवाल आपसे भूल गया कि कोचिंग में अलग अलग पैटर्न होते हैं, अलग अलग फेज होते हैं कि इस समय कोर्स कंप्लीट होना है, इस समय रिवीजन होना है, इस समय DTH होना है, इस समय एग्जाम डेली टेस्ट वाले सेगमेंट आते हैं, फिर टेस्ट सीरीज आती है। तो क्या रूटीन रहता है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें आप। देखो, रूटीन ये रहता है, सबसे पहला फोकस रहता है कि बढ़िया से बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराया जाए और विद इन टाइम करवाया जाए, क्योंकि टाइम लैग हो गया तो वो संभलता ही नहीं है फिर। तो विद इन टाइम वो सिलेबस करवाया जाए। जैसे अब हमारे 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका हमारा सिलेबस आपके जुलाई एंड में ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद उनकी टेस्ट सीरीज चलती हैं, रिवीजन चलते हैं, रिवीजन्स चलते हैं, टेस्ट सीरीज चलती है। इस प्रकार से कर करके कम से कम 3 बार रिवीजन हो जाता है उन बच्चों का। फिर लास्ट में DTS डेली टेस्ट सीरीज होती है और वो डेली टेस्ट सीरीज के अंदर लगभग 30-40 टेस्ट एक साथ होते हैं लास्ट के 1.5-2 महीने के अंदर कंटिन्यूस टेस्ट होते हैं। ये कितना रोल, अहम रोल रखता है? ये बहुत रोल रखता है, क्योंकि बच्चा टेस्ट के माध्यम से ये पहचान पाता है कि मेरा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा सब टॉपिक मेरा कमज़ोर है, उसी पे फोकस करना है, उसको तैयार करना है। फिर नेक्स्ट टेस्ट में वो देखता है फुल सिलेबस। क्या आप एनालिसिस करते हैं? आप भी एनालिसिस करते हैं, तभी मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को ये तक भी बताते हैं कि सिंगल आपका जिस टॉपिक का क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, इसका मतलब ये मत मानिए कि आपका वो क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, इसका मतलब वो आपका पूरा टॉपिक ही गड़बड़ है। तो आप उस पूरे टॉपिक को वापस से पढ़ करके निचोड़ लीजिए, फिर से अगली बार अगले टेस्ट के अटेम्प्ट में वो गड़बड़ नहीं हो, चाहे उसको कवर करने में 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटे लगे, लेकिन उसको कवर करके नेक्स्ट में वो मिस्टेक नहीं हो जिस टॉपिक से अभी मिस्टेक हो गई। तो इस तरह से वो 1 बाई 1 मिस्टेक्स को कम करता चला जाता है, कम करता चला जाता है, तो एंड रिजल्ट क्या बचता है? मिस्टेक लेस हो जाते हो आप और अच्छा रिजल्ट आ जाते हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप लगातार जो मुकाम हासिल कर रहे हैं। MDCL जो लगातार प्रयास कर रही है वो ऐसे प्रयास करते रहें। इंटरव्यू ज़रूर थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन आपने अगर यहाँ तक देख लिया है तो आप ये तय कर पाएंगे कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए किस जगह पर भेजना चाहिए। संस्कार दिलाने के लिए डॉक्टर बनना आसान है, लेकिन वो संस्कारवान डॉक्टर बने ये बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए आपको सही जगह सेलेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। और ये जीत केवल इन बच्चों की नहीं है, इन टीचर्स की नहीं है, उस माँ की भी है जो इंतज़ार कर रही थी, पहरेदारी कर रही थी अपने बच्चों का कि कब मेरा बेटा पढ़ रहा, कितना पढ़ रहा, कब डॉक्टर बनेगा। और ये जीत उस पिता की भी है जिसने अपनी ख्वाहिश त्याग दी थी, अपने सपने त्याग दिए थे और वो सपने इनमें संजोए थे जो आज डॉक्टर बनकर पूरा कर रहे हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।